Bismillahirrahmanirrahim. I am Kamran Mustafa from KMSMC सियालकोट. आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट. तो आज मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा कि FSC से जब हमने MD-CAT में जाना है तो तब हमें कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस होती हैं और किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने के बाद हमने उनका सोल्यूशन क्या निकालना है और फिर हमने आगे MD-CAT तक कैसे पहुंचना है और कैसे हमने हिम्मत और हौसले के साथ MD-CAT को पास भी करना है. तो उस सब के लिए पहले तो आप बैकग्राउंड में चलेंगे कि हमने FSC में कैसे पढ़ा था और आगे MD-CAT में क्या हमारे साथ होता है. FSC हमारे लिए एक बेसिक चीज़ है, तो उसमें हम रट्टा भी चला के काम चला लेते हैं, हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, 1000+ मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली 90% स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड होते. FSC में सिर्फ उनका एक बताया जाता है उनको कि हमने रट्टा लगाना है और हमने पास हो जाना है, तो वो ये काम कर लेते हैं बखूबी, उनको आता है करना ये. लेकिन जब MD-CAT में आते हैं तो उनको MCQs करने होते हैं, जबकि FSC में टोटल हमारे पास 15 से 20 MCQs होते हैं और 100 नंबर के पेपर में से. जबकि MD-CAT में हमारे जितना भी पूरा पेपर होना है 200 नंबर का और 200 ही उसके MCQs होते हैं. तो ये हमारे लिए एक मुश्किल होती है, चैलेंज होता है हमारे लिए. तो उसको टैकल कैसे करना है. जब स्टूडेंट एंटर होता है MD-CAT में तो उसको समझ नहीं आ रही होती मेरे साथ क्या हो रहा है. एक नए तरीके से हमें पढ़ाया जाता है, 1 घंटे में हमें पूरा चैप्टर करवा दिया जाता है, जो कि हमने 3-4 हफ्तों में करना होता था FSC में. और उसके बाद अगले दिन उसका टेस्ट लिया जाता है, तो उसको तैयार कैसे करना है, ये सारी चीज़ें किसी को समझ नहीं आ रही होती. तो उसके लिए हमें आसान सा ये हल होता है कि 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो उसके बारे में मैं आज आपको गाइड करूँगा कि चारों सब्जेक्ट्स को हमने कैसे हल करना है. क्योंकि बच्चों को जब तक ये नहीं पता होगा कि हमने करना क्या है, उस तब तक वो कुछ नहीं कर सकते. वो अपने तहत जो भी करने की कोशिश करेंगे गलत होगा, क्योंकि उनको एक रास्ता नहीं पता कि हमने मंजिल तक जाना कैसे है. तो उसमें आते हैं 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स एंड इंग्लिश. तो सबसे पहले बेसिक जो रोल है वो बायोलॉजी का होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 40% कवर कर रहा होता है. 40% पेपर का वो कवर कर रहा होता है. 80 मार्क्स, 80 MCQs होते हैं और 80 उनके मार्क्स होते हैं. नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं. तो उसके लिए बायोलॉजी के लिए सिंपल हल है कि हमने लाइन टू लाइन उनको रट्टा लगाना है. बायोलॉजी का रट्टा हमारा 90% बायोलॉजी पोर्शन कवर करवा देगा. बाकी जो 10% होता है वो जब आप रिवीजन करते हैं, बार बार उसको रिवाइज़ करेंगे अपने टॉपिक्स को, उनको रिवाइज़ करने की वजह से आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाते हैं. तो बाकी 10 में से 9% तक हम कवर कर लेते हैं. जो 1% होता है वो आपकी लक पे आ जाता है. तो मतलब 79 MCQs आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं आता. जो 1 MCQ होगा वो किसी की गलती की वजह से भी गलत हो सकता है और वैसे भी किसी को नहीं आ सकता, तो इसका कोई इशू नहीं इतना होता. लेकिन आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने जो हमें सिलेबस दिया हुआ है उसमें जितने टॉपिक्स बताए हुए हैं उनसे एक टॉपिक भी एक्स्ट्रा नहीं करना. सेकंड आ गया हमारे पास केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री का हमारे पास जो सिलेबस दिया होता है, पहली बात वही कि हमने सिलेबस से बाहर नहीं जाना, सिलेबस वाली चीज़ें याद करनी है. केमिस्ट्री में 2 पोर्शंस होते हैं बेसिकली, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल. तो ऑर्गेनिक का हमारा मेजर पोर्शन होता है 66%. आउट ऑफ 60 MCQs हमारे पास 40 तक MCQs ऑर्गेनिक से आते हैं. तो ऑर्गेनिक को कैसे कवर करना है वो FSC में भी कॉन्सेप्चुअल होती है और आगे MD-CAT में भी कॉन्सेप्चुअली होती है. MD-CAT में उसको अच्छी तरह आप देखें, उसको करने की कोशिश करें. जब ना हो तो उसको रिवाइज़ करें. उसी टॉपिक्स को आपने चैप्टर को पढ़ना है, देखना है अच्छी तरह, उसके बाद उसको रिवाइज़ करना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि थर्ड टाइम में आके उसकी प्रैक्टिस करनी है. और जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं आपके 10 MCQs ठीक हो जाते हैं आउट ऑफ 40 फर्स्ट टाइम में. आपने घबराना नहीं है. आपने जो MCQs आपके गलत हो रहे हैं उनकी की देखनी है. की देखने के बाद आपने समझना है कि मैंने आंसर ये निकाला था कि मैं ये आंसर दिया तो क्यों दिया हुआ है. उसके सारी रीज़न देख के जब आपको समझ आ जाए तो उस MCQ को आप दोबारा करो. इस बार अपनी कोशिश से करो, फिर आपको याद रहेगा कि मैंने ये चीज़ गलत की थी और मैंने इसको अब दोबारा खुद ही ठीक किया था, तो ये मेरे जहन में रह जाएगी बात. उससे रिलेटेड कोई भी MCQ आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे. ऑर्गेनिक का ये होता है. और जो इनऑर्गेनिक है वो बेसिकली रट्टा है. उसमें जो ट्रेंड्स आते हैं, डिफरेंट चीज़ें, ट्रेंड्स वगैरह वो रट्टा होती हैं, उनमें कोई ऐसा इशू नहीं होता. देन हमारे पास फ़िज़िकल जो केमिस्ट्री आ जाती है. फ़िज़िकल केमिस्ट्री में फार्मूलाज वगैरह हैं. फार्मूलाज आपने अच्छी तरह करने हैं, एग्जांपल्स अच्छी तरह करनी है. जो टॉपिक्स हैं उनके साथ जो एग्जांपल्स अटैच्ड हैं, जैसे चैप्टर 1 है वो कंप्लीट ही हमने तकरीबन करना होता है, तो वो सारी एग्जांपल्स हमने अच्छी तरह करनी है, उनको समझना है. उनके जो शॉर्ट फार्मूलाज बताए होते हैं वो आपने रटने हैं अच्छी तरह फ़िज़िकल केमिस्ट्री के, और उनको
प्रैक्टिस उनकी आपने बार बार करनी है। आप एक बार प्रैक्टिस, दो बार प्रैक्टिस करके ये नहीं समझ सकते कि मुझे आ गया या मुझे बिल्कुल नहीं आता। आपने ख़ुद को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना और ओवर रिएक्ट भी नहीं करना। आपने मीडियोकर रहना है, नॉर्मल रहना है। अगर ज़्यादा किसी को आता है तो वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करे, क्योंकि पेपर तक आते आते आपको भूल भी सकता है सब कुछ। ये एमडी कैट है। तो जिसको नहीं आता वो घबराए नहीं कि मुझे नहीं आ रहा। मेरे भी साथ भी यही इशू रहा है कि मेरे 40 में से 10, 12, 15 मैक्सिमम सही हो जाते थे। तो मैं भी बहुत घबराया था तब। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपको गाइड करने वाला है। तो आप ये समझें कि आपके अगर 10 से 15 ठीक हैं तो आपके कुछ ठीक तो हुए हैं ना, आउट ऑफ 40 कुछ परसेंटेज तो आपने गेन की है। तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो। आहिस्ता आहिस्ता आपका 90%, 99% और 100% हो जाएगा। फ़िज़िक्स का आ गया पोर्शन। तो फ़िज़िक्स का सबसे ज़्यादा इशू होता है स्टूडेंट्स को। फ़िज़िक्स में आपने सबसे पहले ये काम करना है कि जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं उनको यूट्यूब से निकाल लें, या जो आपको टीचर्स ने समझाए हुए, अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया हुआ है एफएससी में तो उनको यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है। वरना आप यूट्यूब से वो टॉपिक्स निकाल लें, 2-2, 3-3 मिनट्स की वीडियोज़ होंगी, वो आप निकाल के अच्छी तरह देखें, उनके कॉन्सेप्ट समझें। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक है, हाँ जी इसमें ये काम होने हैं, ठीक है, इस वे से होने हैं, इस कानून के ज़रिए होने हैं, ला ये वाला लगना है या थ्योरी ये वाली लगनी है, हो गया, टॉपिक हो गया। उसके बाद उसके जो फार्मूलाज़ हैं वो आप एक पेज पे लिख लें। जो अकेडमीज़ वालों ने एक्स्ट्रा फार्मूलाज़ बताए हुए हैं उसी के रिलेटेड डिराइव्ड फार्मूलाज़ होते हैं, वो ईज़िली सॉल्व करने के लिए किसी चीज़ को, वो पेज पे लिख लें साथ। वो लिखने के बाद आपने उनको अच्छी तरह रट्टा लगाना है, और उसके बाद आपने जो डेफिनेशन होगी उसी टॉपिक की उसको अच्छी तरह रट्टा लगा लेना है। उसको कॉन्सेप्ट जो है वो आपने कभी नहीं खोना उस टॉपिक का, और उसमें जो मेन चीज़ें आएंगी वो आपने अच्छी तरह देखनी है। उसके बाद जो साइड बॉक्सेस होते हैं वो बहुत अहम होते हैं बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री तीनों में। उनको आपने नहीं छोड़ना, जो टॉपिक है उसके साइड बॉक्स ज़रूर देखने हैं। और जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी फ़िज़िक्स की, थर्ड चीज़ आपने करनी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इस तरह, प्रैक्टिस से पहले आपने जो उनकी एग्जांपल दी होंगी उसी टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल एग्जांपल वो करनी है। उसके बाद आपने जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होंगे उस टॉपिक के रिलेटेड वो करने हैं। फिर आपने प्रैक्टिस बुक की तरफ आना है, जो किप्स की हो, स्टार्स की हो, या किसी भी और अकेडमी की हो, स्टेप की या किसी भी अकेडमी की होगी, तो उनकी तरफ आना है। तब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो तब भी यही सीन होता है जो हमारे साथ केमिस्ट्री में होता है कि हमारे पास 40 या 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनमें से हमारे 10 एमसीक्यूज़ मैक्सिमम सही होते हैं, वो भी ज़्यादातर न्यूमेरिकल वाले नहीं होते। तो क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व किया, गलत हो गया, कोई बात नहीं। आपने आंसर देखा, आंसर वो नहीं है, आंसर की देखें फ़ौरन नहीं, उसी वक्त आंसर की देखी है जी, मेरे से ये गलती हुई है, ये वाला फार्मूला लगाना था मैंने दूसरा लगा दिया, कोई बात नहीं। जो फार्मूला उधर उन्होंने लगाया हुआ है आप उसको अच्छी तरह देखो कि उन्होंने ड्राइव कैसे किया, क्यों लगाया, मतलब आपने लगा दिया। उसके बाद आपने दोबारा वही वाला एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैंने ऐसे उसको उधर से की से देख के कर लिया, तो अब मैंने उसी को सॉल्व करना है दोबारा। जब आप दोबारा सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा इजीली सॉल्व। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार। एक ही चैप्टर की जब बार बार प्रैक्टिस होगी ना तो आपको वो अच्छी तरह हो जाएगा। पहली बार अगर आपने 20% ग्रिप किया तो अगली बार 40% जाएगा, फिर 50%, फिर 80%, इसी तरह इंक्रीमेंट होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी को समझा भी सकते हैं ईज़िली। तो फ़िज़िक्स का तो ये इशू सॉल्व हो गया कि फ़िज़िक्स को हमने कैसे टैकल करना है। फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकली ज़्यादा मतलब इशू आता है, थ्योरी में तो कोई इशू नहीं आता। थ्योरी वाली चीज़ें तो सबको तकरीबन आती होती हैं, न्यूमेरिकल वाली या कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वो पूछते हैं ना, तो तब इंसान को इशू आता है। जब आती है इंग्लिश की बात, इंग्लिश में 2 पोर्शंस आ जाते हैं, ग्रामर एंड वोकैब तो अब उन्होंने बहुत ईजी कर दिया लास्ट ईयर से कि 12 वर्ड्स हैं या 13 वर्ड्स हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वो वोकैब के जो आते हैं 6 से 7 एमसीक्यूज़ अब आते हैं, तो वो बहुत इजी होते हैं। वर्ड इस पर बहुत इजी कर दिए हैं। आपने क्या करना है कि उसको किसी भी कोई भी रिकमेंड बुक है, मतलब उसकी किप्स की आ गई, स्टेप की आ गई, स्टार्स की आ गई, या फिर सलमान वहीद की है, इरा की है, तो आपने ये नहीं देखना किस अकेडमी की है, कोई भी एक बुक उठा लेनी है, उसके वर्ड्स निकालने हैं, निकाल के वर्ड को उसकी जो आ जाएगी आगे एक्सप्लेनेशन दी होती है एक वर्ड की कि उसका मीनिंग क्या है, उसके कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, वो सारी आपने रीड करनी है। वर्ड का मीनिंग आपने जहन में रखना है कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि जब पेपर में वर्ड आना है तो उसके साथ जो सिनोनिम्स होंगे या एंटोनिम्स होंगे वो आपकी जो आपने जिस बुक से तैयारी की है वो उस बुक के नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मतलब उनको लाजमी नहीं है कि उसी बुक के हों, लेकिन जो हमने वर्ड दिया हुआ है UHS का रिकमेंडेड वो वही होगा, उन 12 वर्ड्स में से ही होगा। तो आपने उनको अच्छी तरह इस तरह करना है, और उसके बाद उनके सिनोनिम्स 3-4 याद कर लें और एंटोनिम्स याद कर लें। ग्रामर में आपकी लक चलती है, बाकी वो बुक से रीडिंग करनी होती है, उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं आता।
बाकी ग्रामर रूल्स आपको पता ही हैं। थैंक यू सो मच।